नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं सुधांशु पटेल आप सभी प्यारे मित्रों का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यूपीएसआई में जो भी हमारे विद्यार्थी एग्ज़ाम देकर आए हों वो सब लोग अब खाली बैठ रहे होंगे, तो हमको कहना है कि खाली नहीं बैठना है। सबसे पहली बात ये समझिएगा भाई, पेपर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। मेरिट, नॉर्मलाइजेशन, कई चीज़ें होंगी, फिर फिजिकल होगा। अभी आप देखेंगे चूँकि लेखपाल की वैकेंसीज का फॉर्म आप लोग फिलअप कर चुके हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, अपनी फिजिकल, क्योंकि जो लोग यूपीएसआई का पेपर देकर आए हैं वो फिजिकल की तैयारी धीरे धीरे शुरू करें, क्योंकि दौड़ना होगा, बाकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो धीरे धीरे दौड़ते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। और बाकी जिन लोगों ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम नहीं दिया है लेकिन यूपीटीपीएससी पेट का जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और लेखपाल का फॉर्म जो है वो फिलअप किया था, उनके लिए हम लोग ये सेशन शुरू कर रहे हैं। ये सेशन आप समझिए कि टॉपिक वाइज हमारा जो होगा, ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और हमने आज के सेशन में जो चुना है वो सबसे पहला आप देखिएगा, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था, ये प्रश्न मतलब मैंने आज चुना है। लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको टॉपिक का नाम बता देता हूं, मतलब ये आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये बेसिकली एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, या बातचीत करें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हम आज के सेशन को शुरू करेंगे, ठीक है। तो हर सेशन में लगभग 50, 60, 40 जो भी क्वेश्चंस हमको समझ में आएंगे कि एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। प्लस यहाँ पर आपको पता है जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में थ्योरी को भी हम क्या करेंगे, थ्योरी को भी इंक्लूड करेंगे। तो सेशन हो सकता है लंबा हो जाए, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि भाई थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा हो तो टॉपिक बड़ा हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन किसी दिन 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट का भी हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी लेखपाल की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, ये लेखपाल के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हमारे साथियों ने यूपीपी का फॉर्म भी फिलअप किया होगा, तो जिन भी साथियों ने यूपीपी का फॉर्म फिलअप किया वो भी इसको देख सकते हैं, जीएस वाले सेगमेंट में कवर करेगा, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो जीके जीएस बाई सुधांशु सर है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी, सुधांशु सर। जब आप इतना टाइप करेंगे तो स्टडी वेब्स करके आएगा, आप स्टडी वेब्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्लास का जो लिंक होगा वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन है 1350 में, 1498 में, 1530 में, 1612 में। तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप सब लोगों को पता है वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाली एक नाविक था, पुर्तगाली नाविक था। तो ये पुर्तगाल से हुआ क्या था, ये पुर्तगाल से नए रास्तों की तलाश करने के लिए कि भारत पहुंचा जा सके निकला, और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए, कहाँ से होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए, गुड होप होते हुए, ये एक नाविक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद करके। नाविक का नाम क्या था, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो नाविक का नाम देखने को मिलेगा अब्दुल मजीद करके देखने को मिलेगा। तो अब्दुल मजीद साहब ने क्या किया था, या अहमद इब्न मजीद भी इनको कहते हैं, आप इनको समझे मजीद साहब, मजीद, ये मजीद साहब थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्रकार से इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करी थी कि किस दिशा में हमको चलना है। तो ये 1498 में भारत आते हैं। कब भारत आते हैं, 1498। जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो ये भारत के पश्चिमी तट पर सबसे पहले आता है। पश्चिमी तट पर कहाँ पर, तो पश्चिमी तट पर आप देखोगे आपको दिखेगा एक कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पर ये सबसे पहले आता है। और कालीकट जब बंदरगाह ये पहुंचता है तो आप देखेंगे कालीकट के जो शासक थे उस समय, जिनका नाम था, क्या नाम था, जमोरिन साहब नाम था। जमोरिन साहब क्या करते हैं, जमोरिन साहब वास्को डी गामा के स्वागत के लिए पहुंचते हैं। ये शासक का नाम है जमोरिन।
ये किसके लिए पहुंचते हैं? जमोरिन साहब देखोगे वास्को डी गामा के स्वागत के लिए पहुंचते हैं और वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आपको पता है वास्को डी गामा के भारत में आरंभ के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? यूरोपियों से एक समुद्री मार्ग से भारत आने का रास्ता मिल गया और वास्को डी गामा ने भारत से बहुत सारी वस्तुएं परचेज करी। उन वस्तुओं में एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थी जिसका नाम है काली मिर्च। क्या नाम है? काली मिर्च। और काली मिर्च जो है इसको परचेज किया और आप यकीन नहीं करेंगे, जानते कितना बेनिफिट कमाया काली मिर्च के व्यापार से? इसको यूरोप में ले जाकर बेचा और लगभग 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। अधिक मुनाफा कमाया। अधिक मुनाफा कमाया था। 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। ठीक है, और यही मुनाफा ही रहा, यही मुनाफा ही रीजन रहा जिससे कि अन्य पुर्तगाली भी भारत आए। अन्य पुर्तगाली क्या हुए? अन्य पुर्तगाली भी भारत आने के लिए प्रेरित हुए। पुर्तगाली प्रेरित हुए भारत आने के लिए, क्योंकि इतना बढ़िया व्यापार, इतना अधिक बेनिफिट और कहीं से मिल नहीं रहा था। तो यहाँ से 1498 में आप देखेंगे 20 मई 1498 डेट मिलती है। कालीकट जो है, कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा क्या है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा नीला जल योजना से संबंधित है? बढ़िया प्रश्न है और जरा देखिएगा उत्तर करना है आपको। निम्न में से कौन सा ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? नीचे अंग्रेजी लिखी हुई क्वेश्चन की अगर आप देखना चाहें, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी? द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। देखो पहली बात तो आप समझ लो कि सबसे पहले वास्को डी गामा आता है और वास्को डी गामा के आने के बाद सरकार ने क्या किया? जो पुर्तगाल की सरकार थी उसने, आप देखेंगे फ्रांसिस्को द अल्मीडा को, किसको? फ्रांसिस्को द अल्मीडा को 1505 में, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसको क्या किया गया? 1505 में, 1505 में, 1505 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया। क्या बनाया गया था? तो हम कहेंगे भैया ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय, भारत में प्रथम गवर्नर या वायसराय बनाकर भेजा गया। ठीक, बनाकर भेजा गया। और इसी ने क्या किया था? इसी के द्वारा आप देखेंगे, इसी के द्वारा ब्लू वाटर जो पॉलिसी है ये शुरू की गई थी। किसने शुरू करी थी? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अल्बुकर्क के बारे में बातचीत करें तो अल्बुकर्क जो है इसका पूरा नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क है। अल्फांसो द अल्बुकर्क है। अल्फांसो द अल्बुकर्क है। और ये अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है, जब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं तो आप ये देखेंगे 1509 में इसको क्या किया गया था? 1509 में गवर्नर बना के भारत भेजा गया था। गवर्नर बनाकर इसको भारत भेजा गया था। ये दूसरा, एक प्रकार से आप क्या कह सकते हो, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था भारत। ठीक है, और इसी ने क्या किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ही है जिसने क्या किया था? 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक थे जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से क्या छीन लिया था? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। किसको? गोवा छीन लिया था। तो गोवा को कब्जे में ले लिया था और यही आप देखेंगे ये सबसे लास्ट में गोवा को पुर्तगाली खाली करते हैं 1960s के डिके में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो यही देखेंगे। जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो ये जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है, ये जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है, इसी को क्या करते हैं? भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क। पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हम कहेंगे पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक था वो अल्फांसो द अल्बुकर्क था। अल्फांसो द अल्बुकर्क था। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको समझ में आया, ब्लू वाटर पॉलिसी किससे? फ्रांसिस्को द अल्मीडा से संबंधित है। और भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो हम कहेंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क के नाम से हम इसको जानेंगे। चलिए
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 3 नंबर क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। हु वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द इंडिया इन द मेडिवल पीरियड। तो सबसे पहले किसने, तो कह रहे डच है, अंग्रेजी हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं। तो सबसे पहले किसने स्थापित किया था जब हम आपसे बातचीत करते हैं, तो आप सबको पता है कि सर सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आते हैं और पुर्तगालियों ने ही भारत से सबसे पहले क्या किया था, व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। अगर हम इसके बाद आपसे बातचीत करें, पुर्तगालियों के बाद जब हम आपसे बातचीत करते हैं, जैसे एक क्रम है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन का क्रम क्या है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, सबसे पहले तो पुर्तगाली आ गए थे, और सबसे लास्ट में कौन आया था, तो मैं कह रहा हूं सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। अब बीच में ही सब आए हैं, बीच में सब आए। जैसे पुर्तगालियों के बाद आते कौन है, डच आते हैं। डच के बाद कौन आता है, तो हम कहेंगे सर अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज के बाद कौन आता है, अंग्रेज के बाद आप देखेंगे तो अंग्रेज के बाद आप देखेंगे डेन आएंगे, और डेन के बाद कौन आएगा, फ्रांसीसी। तो आगमन का जो क्रम है, तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, इस तरीके से पुर्तगाली जो है, इस तरीके से यूरोपीय कंपनियां भारत में आती। और जब यहीं पर बातचीत करते हैं तो कंपनियों की स्थापना के बारे में बातचीत करें, तो सबसे पहले आप देखोगे एस्तादो द इंडिया, पुर्तगीज कंपनी है, इसका नाम एस्तादो द इंडिया। क्या नाम है, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया। इसकी स्थापना हुई और कब हुई, 1498 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, 1498 में। फिर इसके बाद बातचीत करें अगर दूसरी के बारे में बातचीत करें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी भारत में। जब हम आपसे बातचीत करते हैं, ध्यान समझिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुई थी। लेकिन आपको पता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बातचीत करें तो ये 1600 में ही स्थापित हो गई थी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ये 1600 में। तो कंपनी ये पहले बन गई थी। और डेन के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 में हुई थी, 1616 में हुई थी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, 1664 में हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंपनियों की स्थापना का क्रम कुछ इस प्रकार से। तो मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले हु वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द इंडिया इन मेडिवल पीरियड, तो आप क्या कहेंगे उत्तर, पुर्तगीज। पुर्तगीज आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? व्हेन डिड वास्को डिगामा केम टू इंडिया? 1496, 1497, 1498, 1600। सर 20 मई 1498 को ये भारत आता, 20 मई 1498 में ये भारत आता है। ठीक है, 5 नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्या है, कह रहे हैं कि 5 नंबर, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? बढ़िया प्रश्न है, जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट वायसराय, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ पुर्तगीज कॉलोनी इन इंडिया? कह रहे डियाज था, वास्को डिगामा था, अल्मीड़ा था, अल्बुकर्क था। तो कौन था? तो हम कहेंगे सर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था वो भारत में पुर्तगीज कॉलोनी का पहला वायसराय या पहला गवर्नर हुआ था। ये क्वेश्चन बता चुके हैं तो एक्सप्लेन की बहुत आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, निम्न में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? इसको भी पहले प्रश्न में ही एक्सप्लेन किया। कह रहे हैं कि गेस्पर कोरिया ने, अल्बुकर्क ने, जमोरिन ने, डॉन अल्मेडा ने। हु एमंग द फॉलोइंग वेलकम्ड वास्को डिगामा एट कालीकट? तो आप क्या कहेंगे सर, यही आप देखेंगे जमोरिन शासक था, तत्कालीन शासक जमोरिन था, इसी ने क्या किया था, वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखो हमने कूट हटा दिया क्योंकि स्लाइड में नहीं आ रहा था, तो मैं आपको यहाँ पर मिला दूंगा। तो आपको मिलाना कैसे है जरा देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले एक तरफ समुद्री यात्री दिया है और दूसरी तरफ देश दिया है। तो कह रहे हैं वास्को डिगामा,
तो वास्को डी गामा कहाँ का था? तो सर वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, तो हम इधर साइड में लिख देते हैं ए नंबर का किससे मिलेगा? 2 से मिलेगा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो स्पेन यात्री था क्रिस्टोफर कोलंबस, और इसने अमेरिका की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था? इसने अमेरिका की खोज की थी, तो मतलब बी का 1 हो गया। वहीं अगर हम आपसे बातचीत करें कैप्टन कुक कहाँ का था, तो कैप्टन कुक नाम है समझ में आ रहा सर, कुक तो कहेंगे सी का 4। और तस्मान साहब कहाँ के थे? तो कहेंगे सर 3। तो उत्तर जो बनेगा, जो भी 2, 1, 4 और 3 का बनेगा, 2, 1, 4, 3 का आंसर बनेगा, और यही एग्जैक्ट आंसर सही होगा। तो आपको ध्यान रखना, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे, तस्मान साहब कहाँ के थे? हॉलैंड के थे, ठीक है ना। तो ये जो हॉलैंड के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो तस्मान साहब इससे संबंधित। तो आपको पता है कैप्टन कुक बेसिकली जब हम आपसे बातचीत करते हैं इन्होंने क्या किया था? तो कैप्टन कुक ने सर ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इन्होंने सर ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की इन्होंने खोज की थी। और तस्मान साहब ने किसकी खोज की थी? तो तस्मान साहब ने जो वर्तमान में तस्मानिया है इसी या न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज कौन करते हैं? तो न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज कौन करते हैं? तस्मानिया की खोज जो है वो आप देखेंगे भाई साहब आपके तस्मान साहब करते हैं। तो 2, 1, 4, 3 इसका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखने का प्रयास करते हैं। 8 नंबर देखिएगा क्या है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये भी बता चुके हैं। तो कह रहे हैं वास्को डी गामा नहीं, पहला भारतीय था। कह रहे हैं अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क, और फिर कह रहे हैं बार्थोलोम्यो डियाज और जॉर्ज ऑक्सडन। तो कह रहे हैं हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया? तो आप कहेंगे कौन सा? अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगाल का गवर्नर बना के भेजा जाता है, और यही वास्तविक क्या रहता है जब हम आपसे बातचीत करते हैं। तो आप सबको पता है कि ये 1509 से लेकर 1515 तक गवर्नर रहता है या वायसराय रहता है। और इसी ने 1510 ईस्वी में क्या किया था? तो यूसुफ आदिल शाह से क्या छीना था? गोवा को छीना था, ठीक है। और जब हम आपसे बातचीत करें तो आप देखेंगे ये जो है गोवा को जीतने के बाद गोवा क्या हो गया? नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई, और यही वह व्यक्ति था जिसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने को प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन अगला 9 नंबर की बात करते हैं। जब देखें 9 नंबर क्या कह रहा है। कह रहे हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? चलिए 9 नंबर देखते हैं, ठीक है। कह रहे हैं पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। 1499 नहीं सर, 1510 में किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में खोला था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहां पर खोला था? अब ये सोचने वाली बात है। तो देखो पहले आप देखोगे 1608 या 9 के आसपास आप देखेंगे सूरत में कारखाना खोलने का वो तो मिल जाता है, परमिशन मिल जाता है, लेकिन पुर्तगाली लोग क्या करते हैं? आप देखोगे जहांगीर साहब को भड़का देते हैं, भड़का देते हैं ना। तो उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद जो बेसिकली क्या होता है कि मुगल बादशाह ने फरमान को वापस ले लिया था, तो एक डिले हो जाता है, सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। और कब? ये अस्थायी टाइप का कारखाना था जो 1611 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1611 में। कह रहे पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, और फिर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। कौन सा गलत है आपको यही बताना था, कौन सा सही नहीं है। तो आपका उत्तर होगा कि प्रश्न संख्या में कहेंगे पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ना कि 1499 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। कह रहे पुर्तगालियों ने, बढ़िया प्रश्न है, जरा देखिएगा इसको भी। कह रहे पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? 4 ऑप्शन है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? अजी द्वीप में,
कन्नौर में, कोचीन में, गोवा में, कहाँ पर स्थापित किया था? तो जब हम आपसे बातचीत करें, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी आप इसको कह सकते हो। जो पुर्तगालियों का पहला दुर्ग है, इसको आप कह सकते हो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो हम कहेंगे सर कोचीन में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कोचीन में स्थापित किया गया था। और जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो ये कब स्थापित किया गया था? कोचीन में स्थापित दुर्ग 1503 में इसकी स्थापना की थी। और इसको स्थापित किसने किया था? तो हम कहेंगे इसकी स्थापना जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने करी थी, जब ये गवर्नर नहीं था। किसने करी थी? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क साहब ने इसकी स्थापना की थी। अल्बुकर्क ने इसकी स्थापना की थी, जब गवर्नर का सिस्टम शुरू नहीं हुआ था, तभी इसकी स्थापना कर दी गई। आप ये भी कह सकते हैं, आप इसको क्या कह सकते हैं कि भाई साहब भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी यही था, कोचीन में जो स्थापित हुआ था, भारत में स्थापित प्रथम यूरोपीय दुर्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है अगला। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ठीक, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, डच में। विच यूरोपियंस वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश मैरीटाइम ट्रेड सेंटर इन इंडिया? तो किसने स्थापित करा था? तो सिंपल सा बात करोगे सर पुर्तगालियों ने ही किया था। तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने क्या किया था? भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है, और जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप देखोगे फ्रांसिस्को द अल्मीडा के टाइम पर ही, किसके टाइम पर? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और ये भारत में पहला गवर्नर है पुर्तगालियों का। ठीक है, अल्मीडा, ये गड़बड़ हो गया, रुकना। फ्रांसिस्को द अल्मीडा है, इसने क्या, इसी ने 1509 ईस्वी में आप देखोगे दीव पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, और जब दीव पर अधिकार कर लिया, और आप देखोगे बेसिकली इसके बाद गोवा पर भी अधिकार हो जा रहा है, और उसके बाद आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएंगे। ठीक है, और जब हम आपसे बातचीत करते हैं, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से जो गुजरने वाले अन्य व्यापारी थे उस पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी भी आप देखेंगे इसी के टाइम पर शुरू करी गई थी। ठीक है, चलिए 12 नंबर की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, कह रहे बांदेल, चिंसुरा, होंगली, श्री रामपुर। एमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज, एमंग द, एक मिनट रुकना इसका, हाँ, कह रहे एमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल, इन बंगाल, हाँ ये गया क्या, एक मिनट रुकना, हाँ। Among the following factories in Bengal, the one established by the Portuguese was बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्री रामपुर। तो आप देखोगे ना, सबसे पहले जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित बंगाल में फैक्ट्री थी वो कहाँ की गई थी? तो हम कहेंगे हुगली में करी गई थी। रीजन जानते हैं? क्योंकि इनको बंगाल की खाड़ी जो थी इसको क्या करना था? इसको जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो इसको लूट का केंद्र स्थापित करना था। ठीक है, लूट का केंद्र स्थापित करना था। इसी उद्देश्य से यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया था? तो आप कहेंगे यहाँ पर ये बेसिकली हुगली को एक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। लेकिन थोड़ी सी बातचीत अगर हम और करें तो एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा की जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो ये देखेंगे 1529 से लेकर 1538 तक ये क्या रहता है? ये भारत में गवर्नर रहता है पुर्तगालियों का। ठीक है, तो इसने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में बेसिकली कहां पर? तो आप देखेंगे मद्रास में जब हम आपसे बातचीत करते हैं एक सेंथोमी जगह है। मद्रास में कौन सी जगह है? मद्रास में सेंथोमी। ठीक, और वहीं दूसरी बंगाल की बातचीत करें तो बंगाल में कौन सी जगह है? तो बंगाल में सर हुगली। बंगाल में कौन सी जगह है? हुगली। इसको क्या किया गया था? यहां पर पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करी गई थी। इन दोनों जगहों पर
पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की गई थी? पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करी गई थी, ठीक है। और 1534 ईस्वी में जब हम आपसे बातचीत करें तो जो बंगाल का उस समय तत्कालीन शासक था जिसका नाम गियासुद्दीन महमूद शाह था, इससे सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति भी इसको मिल गई थी। 1534 ईस्वी की बात है। 1534 ईस्वी में बंगाल के जो तत्कालीन शासक थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम गियासुद्दीन महमूद शाह था, गियासुद्दीन महमूद शाह था, गियासुद्दीन महमूद शाह, इनसे बंगाल में ही कहाँ पर, सतगांव और चटगांव में, कहाँ पर, तो आप देखेंगे सर इनसे ही चटगांव और सतगांव में, सतगांव और चटगांव में, सतगांव और चटगांव में देखेंगे क्या, तो देखेंगे सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की परमिशन मिल गई थी, ठीक है। तो यहीं पर जब हम आपसे बातचीत करें, इसी के बाद संपूर्ण बंगाल में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली और फिर आप देखेंगे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में चटगांव को डेवलप करते हैं। तो हुगली जो है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो हुगली थी। बाकी सतगांव में भी, चटगांव में भी है ना, इन जगहों पर, लेकिन वो बाद में हुई थी। चलते आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, कह रहे पौंडीचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। कह रहे पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। कह रहे कौन सा कथन सही है, आपको सही वाला कथन बताना है, ठीक है। तो कह रहे हैं ऑप्शन देख लो क्या क्या कह रहे हैं। ऑप्शन जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं केवल एक सही है, 2 और 3 सही है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, केवल 3 सही है, 1, 2 और 3 सही। तो आपको उत्तर देना कौन सही। देखिए जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप देखोगे पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। फिर कह रहे पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे, तो हम कहेंगे भैया पौंडीचेरी पर दूसरी शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे। आप उसके बाद देखेंगे डेंस कह सकते हो, पुर्तगालियों के बाद किसने शासन किया यहाँ पर, डेंसो ने शासन किया था, डेंस ने शासन किया था। और डेंस और जब हम आपसे बातचीत करें तो डचो ने, डेंस और डचो दोनों ने अपनी क्या किया था, यहाँ पर व्यापारिक कोठियां या फैक्ट्रियां स्थापित की थी। और फिर तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर, एक प्रकार से जब हम आपसे बातचीत करें, कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं करा, तो हम कहेंगे भैया आप देखोगे बिल्कुल कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने 1793 में। ये भी गलत है, 1793 में अंग्रेजों ने क्या किया था, पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन आप बाद में देखोगे 1814 में एक पेरिस की संधि होती है, 1814 में पेरिस की संधि होती है। और इस पेरिस की संधि के द्वारा, पेरिस की संधि के द्वारा क्या किया जाता है, पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेज पौंडीचेरी को क्या करते हैं, किसको लौटा देते हैं, फ्रांसीसियों को इसको लौटा देते हैं, फ्रांसीसियों को वापस कर दी, फ्रांसीसियों को वापस कर दी। और तो प्रश्न उठता है कि सर फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी पर कब्जा कब किया था, तो हम कहेंगे आप देखोगे लगभग 1673 में पहली फैक्ट्री फ्रांसीसी स्थापित करते हैं। कब, 1673 में। पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों ने 1673 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी, 1673 में। और उसके बाद इनका प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया और फिर एक प्रकार से मानिए कि थोड़ा सा बीच में डाइवर्ट हुआ टाइम पीरियड, जब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। तो उत्तर जो बनेगा केवल और केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो मैं आपको बता चुका हूं ये सबसे पहले आज ही के सेशन में, हो सकता है अभी 2 या 3 प्रश्न पहले बताया है। तो कह रहे हैं पुर्तगालियों ने बनाया था, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। हु यूज्ड हुगली एज द बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। तो आप कहेंगे सर पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने इसको लूटपाट के अड्डे के रूप में इसको डेवलप किया या बनाया था, ठीक। 15 नंबर, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था। अभी जस्ट ऊपर आपने किया तो इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, सर पुर्तगाली करते थे। 16 नंबर की बातचीत करते हैं। 16 नंबर देखिएगा क्या है,
कह रहे हैं कि निम्न में से कलकत्ता का संस्थापक था, कलकत्ता का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो कह रहे हैं चार्ल्स आयर थे, जॉब चॉर्नाक साहब थे, गैरोल्ड आंगियार साहब थे, विलियम नॉरिस साहब थे। तो जॉब चार्नाक साहब क्या किए थे, कलकत्ता की स्थापना करते हैं, ठीक है, कलकत्ता की स्थापना। और जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो फाउंडेशन डे ऑफ कलकत्ता कब मनाया जाता है, तो हम कहेंगे 24 अगस्त 1690, 24 अगस्त 1690 इसको मनाते हैं फाउंडेशन डे ऑफ कलकत्ता, फाउंडेशन डे ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप ये क्या देखेंगे भैया, ये बेसिकली किसने बनाया था, कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नाक साहब थे, ठीक है। चलो 17 नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया था, बिल्कुल सही उत्तर आप दे सकते हैं, क्या कहेंगे सर, जॉब चार्नाक साहब ने बसाया था, उत्तर हो जाएगा जॉब चार्नाक साहब, ठीक है। चलो 18 नंबर की तरफ चलते हैं। कहते हैं भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की। बढ़िया प्रश्न है, जरा देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। कह रहे हैं कि हु वर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर ट्रेड विद द इंडिया, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और डेनिश किसने किया था। तो जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो उत्तर आएगा डचों ने सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना करी थी भारत के साथ व्यापार करने के लिए, ठीक है। इसका नाम क्या था, तो हम आपसे जब बातचीत करते हैं तो आप क्या देखोगे, इसका नाम बेसिकली 1602 ईस्वी में आप देखेंगे क्या हुआ, 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इससे पहले एक और कंपनी की स्थापना संयुक्त पूंजी के रूप में हो चुकी थी, और वो कब, तो 1599 में, 1599 में आप जो देखते हो ना ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हो, ये इसका दूसरा नाम जब हम आपसे बातचीत करते हैं, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट, एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ऑफ लंदन ट्रेडिंग, 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 ठीक है, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इन टू द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, इस नाम से ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी। लेकिन जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो इसमें चूंकि ऑप्शन नहीं है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डच हो जाएगा। और यही जो डच कंपनी है, ये वर्तमान समय जब हम आपसे बातचीत करते हैं, ये हॉलैंड, जैसे हॉलैंड आप नाम सुनते हैं ना, हॉलैंड को ही आप डचों के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये हॉलैंड संसद ने इसको सबसे पहले एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया था, ठीक है। 19 नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे हैं कि 19 नंबर देखो क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा एक सही है, ठीक है। कौन सा एक सही है जरा देखो। कह रहे हैं आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। कह रहे डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ठीक है। तो चलिए उत्तर करिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। यही कथन सही है, यही कथन सही है। बाकी सभी कथन क्या है, बाकी सभी कथन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 की तरफ चलते हैं, 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 20 नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता है, और उपयुक्त तीनों। तो बिल्कुल सही बातचीत करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी सफल क्यों हुई, तीनों ही रीजन,
क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी और जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न वेपन्स थे, ठीक है। इसके साथ साथ भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उनको जो भी अच्छा वेतन देता था वो उनकी ही सेवा में लग जाते थे। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, शायद इस प्रश्न का उत्तर आप लोग गलत करेंगे, लेकिन चलिए ट्राई करिए इस प्रश्न का उत्तर। हाँ, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? लीवेंट कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ओस्टेंड कंपनी, किसको मिला था बताओ भाई। तो सबसे पहले आप देखोगे ना, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी रिसीव द फर्स्ट चार्टर टू ट्रेड इन इंडिया। तो सबसे पहले आप देखोगे 1593 में ही, 1593 में ही एक कंपनी थी लीवेंट कंपनी, इसको भारत के साथ व्यापार करने का क्या मिला था? अधिकार पत्र। लेकिन ये स्थल मार्ग से मिला था। कौन से रास्ते से ये व्यापार करने का फरमान प्राप्त हुआ था, अधिकार प्राप्त? तो स्थल मार्ग से, ठीक है। और महारानी एलिजाबेथ ने बाद में 31 दिसंबर 1600 को, महारानी इकतीस दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को क्या किया आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए क्या किया था? समुद्री मार्ग से व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था, ठीक है। चलो 22 नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहे लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन वायसराय था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बारे में जब बातचीत करें तो आप देखोगे भाई साहब 1599 सितंबर के समय इसका गठन का बातचीत हुआ। और जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप देखोगे 1599 में भारत में कौन शासक था? तो अकबर महान, अकबर भारत में शासक था, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। किस मुगल काल में या किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? आपको उत्तर करना, अभी मैंने बताया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, देखो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, कह रहे हैं वो तो ब्रिटेन में हुई थी, भारत में कह रहे हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसके काल में हुआ था बताओ भाई। तो आपका उत्तर आएगा सर जहांगीर के काल में। किसके काल में? तो उत्तर आएगा सर जहांगीर के काल में। सबसे पहले 1611 में, 1611 में मसूलीपट्टनम में, और फिर इसके बाद जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो 1613 में, कहां पर? सूरत में। तो इस समय राजा कौन था? इस समय भारत का जो शासक था वो जहांगीर था। 24 नंबर की तरफ चलते हैं, 24 नंबर, ठीक है। कह रहे हैं भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अभी बताया 1613 में जो कंपनी स्थापित हुई थी वो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थायी फैक्ट्री थी। और स्थायी फैक्ट्री की जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो स्थायी फैक्ट्री ये कहाँ स्थापित हुई? कह रहे हैं गोवा, बंगाल में हुगली में, आरकोट, सूरत। तो उत्तर होगा सूरत में स्थापित हुई थी। 25 नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं, ठीक है। कह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। ऐसे तो नॉर्मल ऑप्शन अस्थायी फैक्ट्री होता है तो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम करते हैं, लेकिन चूंकि मसूलीपट्टनम ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में पुणे है, गोवा है, पौंडीचेरी है, सूरत है। तो उत्तर होगा सूरत में स्थापित की गई थी। 26 नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है। 26 नंबर की तरफ चलते हैं। देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाली का युद्ध किसके किसके मध्य होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना। तो पुर्तगाली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। और ये कह रहे हैं कि भैया किसने हराया था? कह रहे विलियम हॉकिंस ने हराया था, थॉमस बेस्ट ने, थॉमस रोनो, जोसिया चाइल्ड ने। किसने हराया था? तो हम कहेंगे सर थॉमस बेस्ट महोदय ने क्या किया था? आप पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया था। देखिए थोड़ी सी जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर बेसिकली जब हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो मुगल दरबार में 1608 में पहुंच रहे हैं। तो पहले इन मुगल दरबार में पहुंच जाते हैं विलियम हॉकिंस,
और मुगल दरबार में पहुंचते हैं तो इनको सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का क्या मिल जाता है, फरमान मिल जाता है। लेकिन पुर्तगाली जहांगीर के कान भर देते हैं। जब पुर्तगाली कान भर देते हैं तो फिर स्टे लग जाता है। तो चूंकि सर्वोच्चता स्थापित कर चुके थे पुर्तगाली, इसीलिए युद्ध होता है ताकि उनको मतलब जहांगीर को ये दिखाया जा सके कि नहीं हम भी वीर हैं, हम भी महावीर हैं। इसीलिए स्वाली का युद्ध होता है और स्वाली के युद्ध में जब वो पराजित होते हैं पुर्तगाली, तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर देखते हो कि सूरत में ये लोग स्थायी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। 26 के बाद अगला है 27 नंबर क्वेश्चन। क्या है जरा देखते हैं। 27 नंबर देखो क्या है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया? किसने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने? तो सिंपल सा बात है सर, 1613 में अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, चलिए, लेकिन इसके बाद जब हम आपसे बातचीत करें, ठीक है, इसके बाद जब हम आपसे बातचीत करें और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा था सर्वप्रथम है, ठीक है, तो ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अगला जो है, तो आप देखोगे डचों ने भी क्या किया, सूरत में 1616 में फैक्ट्री स्थापित करी। डचों ने फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित करी? 1616 में स्थापित की। डच 1616 में स्थापित करे। फ्रांसीसी भी स्थापित करे 1668 में। 1668 ईस्वी में कहां पर? तो सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा था वो क्या था कि भैया किसने सर्वप्रथम सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, सबसे पहले। चलो 28 नंबर की तरफ चलते हैं। 28 नंबर, वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं कई बार बता चुका हूं इस प्रश्न का, तो उत्तर आप सब प्यारे साथी हमारे दे ही सकते हो, नहीं दे पाओगे सर। सूरत में भाषा अलग है लेकिन सब क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं कह सकते नहीं पूछ सकते। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां पर थी? प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी, कहां पर थी बताना है आपको। तो सबसे पहले जब हम आपसे बातचीत करें, सबसे पहली प्रारंभिक दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो सूरत में थी। ठीक है, 30 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो ये लिया नहीं था, ये इनको विवाह में दहेज में मिल गई थी ब्रिटिशर्स को। तो आप देखेंगे महारानी राजकुमारी कैथरीन थी पुर्तगाल से, और जब इनका विवाह किससे होता है तो आप देखेंगे क्या होता है, इनका जो विवाह है वो इंग्लैंड के सम्राट जो है चार्ल्स द्वितीय से हुआ। किससे हो रहा है? तो इंग्लैंड के राजा हैं, इंग्लैंड के राजा हैं चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह किससे? ये सेकंड है। ठीक है, इनका जो विवाह है वो हो रहा है पुर्तगाल की राजकुमारी से, और पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम है कैथरीन। इनसे विवाह हो जा रहा है, तो पुर्तगाली जो है वो दहेज में बंबई दे दे रहे हैं किसको? कि रहे भैया ब्रिटिशर्स को दे दे रहे। और जानते हैं कितनी कीमत पर दिए थे? 1668 ईस्वी में केवल 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। 1668 में इसको दिया गया मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई दे दिया था पुर्तगालियों ने। वार्षिक किराए पर पुर्तगालियों ने बंबई को ब्रिटिशर्स को दे दिया था। ठीक है, 31 नंबर, 31 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? कह रहे आंगियार के द्वारा, सर जॉन चाइल्ड के द्वारा, सर जॉन गेयर के द्वारा, और फिर कह रहे निकोलस वेट के द्वारा। बताओ भाई। ठीक है, देखो रीजन क्या था। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं, स्टोरी सुनना। जैसे ये भारत का नक्शा है, भारत का ये ऐसे नक्शा है। ठीक, पश्चिमी तट ये है। अब पश्चिमी तट है तो जो मक्का मदीना जाते हैं लोग, मुस्लिम समुदाय के मक्का जाने वाले लोग होते हैं, मक्का मदीना जाने वाले लोग होते हैं, जो हज करने जाते हैं, तो यहीं से पकड़ते थे, जहाजे से पकड़ते थे, और जहाज पकड़ के कहाँ चले जाते थे? मक्का मदीना।
तो यहां पर क्या हुआ, एक गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर, जिसका नाम है जॉन चाइल्ड। इसने क्या किया, 1668 में बंबई और पश्चिमी हिस्से में क्या किया, बेसिकली यहां पर बंदरगाहों पर क्या किया, घेरा डाल दिया और मक्का जाने वाले, हज जाने वाले यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। हज जाने वाले यात्रियों हैं, कई यात्री थे, यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, बंदी बनाने का प्रयास किया। जब बंदी बनाने का प्रयास किए तो भाई साहब धार्मिक भावनाएं आहत हो गई और सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने क्या किया, निष्कासित कर दिया भारत से। ठीक है, और ध्यान समझिएगा, बाद में जॉन चाइल्ड ने क्या किया था, माफी भी मांगी, किससे, औरंगजेब से, तब इसको फिर बाद में वापस आने का परमिशन मिला। 32 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। देखो, जब हम आपसे बातचीत करते हैं, कर्नाटक का जो पहला युद्ध है वो 1746 से 1748 के बीच होता है। ठीक है, 1746 से 1748 के बीच होता है। इसका रीजन ये था, बेसिकली जब हम आपसे बातचीत करें, एक युद्ध चल रहा था 1740 से ही, और ये चल रहा था युद्ध ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ऑस्ट्रिया में क्या हो रहा था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। इसी को देखते हुए भारत में भी अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया और 1746 में भारत में ये युद्ध शुरू हो गया। लेकिन जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप देखोगे ये बेसिकली 1748 में क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलो 33 नंबर की तरफ चलते हैं। 33 नंबर बहुत तेज चलने लगा, ये क्या बात है भाई। हाँ ठीक है, 33 नंबर देखिएगा क्या है, करे कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो सर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, खत्म काम। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बातचीत करें। 33 के बाद 34 नंबर देखो क्या है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। यह भी कूट वाला प्रश्न है, मैंने इसके कूट नहीं लिखे, लेकिन चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इस प्रश्न में। ठीक है, तो जरा देखो कह क्या रहे हैं। देखो कह रहे हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध मैंने अभी बताया 1746 से 48 के बीच में होता है। फिर कह रहे हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध कब होता है? तो 1758 से 63, 1758 से 63 के मध्य होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1749 से 54, 1749 से 54 के बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। और प्रथम मैसूर युद्ध कब होता है, इसके बारे में रुकना, अभी आंग्ल मैसूर युद्ध को हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी रुको। सबसे पहले कह रहे प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत कैसे होता है? तो कह रहे प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत जो होता है एक्स-ला-सैपिल की संधि से होता है। किससे होता है? एक्स-ला-सैपिल की संधि से, मतलब 1 नंबर का 4। फिर कह रहे तीसरे कर्नाटक युद्ध का अंत कैसे होता है? तो पेरिस की संधि से होता है। तीसरा तो कहेंगे पेरिस की संधि से, मतलब 1। फिर दूसरे कर्नाटक युद्ध का जो क्या होता है, दूसरा कर्नाटक जो युद्ध होता है, जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो ये अनिर्णायक युद्ध रहता है। कैसा युद्ध रहता है? अनिर्णायक युद्ध रहता है, तो मतलब 3 में जाएंगे। और मैसूर युद्ध जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इस पहले आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया था, इसमें ब्रिटिशर्स की पराजय होती है 2, तो 4, 1, 3, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं पहला कर्नाटक सुमेलित नहीं है। इस बार प्रश्न को पढ़ के उत्तर करिएगा, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कह रहे कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750 से 52 में हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 63 के बीच हुआ। पानीपत का तीसरे युद्ध 1761 में। तो आपको उत्तर करना है कौन सा सही है। देखो पानीपत का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1761 में, नो डाउट सही है। तीसरा युद्ध जो कर्नाटक का है वो कब हुआ था? 1758 से 63, ये भी सही है।
कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है 1749 से 54 के बीच होता है। कब होता है? 1749 से 54 के बीच होता है, 49 से 54 के बीच। तो ये वाला सही नहीं है, ये गलत है। और पहला युद्ध 1746 से 48 के मध्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को आरंभ किया था? सबसे पहले, और यूरोपियन व्यक्ति के बारे में बताना है तो सबसे पहले फ्रांसीसी थे, मैं आपको बता देता हूं। कह रहे हैं क्लाइव था, डुप्ले था, अल्बुकर्क था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो हम कहेंगे फ्रांसीसियों में जो नाम आता है वो डुप्ले का, क्लाइव का नाम आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के रिस्पेक्ट में, अल्बुकर्क का नाम आता है पुर्तगाली के रिस्पेक्ट में, वारेन हेस्टिंग्स साहब का नाम आता है अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के रिस्पेक्ट में। डुप्ले वह यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? कह रहे सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम माजा। दिए गए ऑप्शंस में सबसे पहले फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना जो है वो कहाँ पर लगाया था? तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में, 68 है, 68 है, 1668 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना फ्रांसीसियों ने, बार बार मैं कह रहा हूँ पुर्तगाली नाम आ रहा है, लेकिन फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। 38 नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कब हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1664 में हो रही थी, 1664 में। और इस समय जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो लुई 14वें का कार्यकाल चल रहा था, लुई 14 का कार्यकाल चल रहा था। ठीक है, और लुई 14वें के मंत्री थे, क्या नाम था? कॉलबर्ट। इन्होंने ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट। अभी नाम बताया आपको। ठीक है, 40 नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? या डचों ने स्थापित कारखाना, निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, वो भी बंगाल में? बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो आपको उत्तर करना है, तो हुगली में कारखाना जो है वो किसने स्थापित किया था? तो हम कहेंगे सर हुगली, और हुगली के साथ साथ चिंसुरा, इन दोनों जगहों पर डच ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप देखोगे डचों ने 1635 से 1656 के बीच यहाँ पर बंगाल में काम किया। 1635 से 56 के बीच ये बंगाल में काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो इन्होंने क्या किया? 1656 के बाद हुगली के गांव में, चिंसुरा में एक फैक्ट्री स्थापित करी थी। ठीक है, और हुगली, चूंकि तो उत्तर बी और सी दोनों हो जाएगा इसका। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर कहें तो बी हो जाएगा, लेकिन कभी बी कभी सी, तो दोनों ऑप्शंस माने जाते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी थी? पटना में फैक्ट्री कब स्थापित करी थी? 1601 में, 1632 में, 1774 में, 1651 में। किसने? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बताओ भाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी थी। कहां पर? पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ध्यान रखिएगा, पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। ठीक है, क्योंकि, बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रांसीसी साउथ इंडिया में शक्ति सामंजस्य स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। बताओ भाई क्या उत्तर हो जाए? तो हम कहेंगे अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी। इसकी वजह से आप देखोगे क्या हो जाता है, जो फ्रांसीसी होते हैं वो दक्षिण भारत में अपनी शक्ति स्थापित बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। कह रहे निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश करा। पुर्तगाली निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम क्या है? मतलब सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया? तो बताओ सबसे पहले कौन आता है?
भाई बता सकते हो? यूरोपियों के आगमन का क्रम जो है, तो आगमन के क्रम की जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो ऐसे क्या देखोगे, तो सबसे पहले दिए गए ऑप्शंस में कौन आएगा? देखो पुर्तगाली तो है नहीं, तो पुर्तगाली हो जाएगा खत्म, पुर्तगाली क्या हो जाएगा, पुर्तगाली रहेगा नहीं। रुको रुको रुको, 4 नंबर पुर्तगाली, ये 4 नंबर है क्योंकि 4 ऑप्शन ना, यहाँ तक है क्वेश्चन, यहाँ तक है। कह रहे निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आएगा बताओ भाई? पुर्तगाली आएंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहले कौन आता है? तो कहेंगे पुर्तगाली। ठीक, अब देखो 4 नंबर से स्टार्ट करो, 4 नंबर कहाँ गया? ये देखो, तो उत्तर यही बन के आ गया। देखो आसान से आंसर निकल आया एक ही नंबर से। दूसरे नंबर पर कौन आता है? डच आते हैं, फिर अंग्रेज, फिर सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। फ्रांसीसी को लास्ट में ले जाओ, पुर्तगाली को सबसे पहले, आंसर अपने आप से इसका मिल जाएगा। 44 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची सही उत्तर का चुनाव करिए। ठीक है, सही उत्तर का चुनाव करना है। देखो क्या प्रश्न कह रहा है, एक सूची में स्थान है, कह रहा है पौंडीचेरी, गोवा और ट्रांकूवर कह लो और मद्रास कह लो, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, डेनिश। बताओ भाई क्या होगा? तो पौंडीचेरी जो हब था वो फ्रेंच का था, गोवा पुर्तगालियों का हब था, यही तो था। ट्रांकूवर की बातचीत करें तो ये डेनिश का था, और जो बचता है मद्रास किसका था? वो डच का हो जाएगा। मद्रास किसका हो जाएगा? डच का। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का 1। 2 3 4 1 आंसर सही हो जाएगा। 2 3 4 1 इसका उत्तर सही हो जाएगा। 44 के बाद 45 नंबर कह रहे हैं उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। सबसे बढ़िया क्वालिटी का सोरा और अफीम कहाँ से मिलता था? तो सर सबसे बढ़िया क्वालिटी का सोरा और अफीम जो है वो बिहार से मिलता था। ठीक है, 46 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो नो डाउट सर अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र प्रसिद्ध था। ठीक है, 47 की बात करते हैं। निम्न यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में है? सबसे अंत में कौन आता है? फ्रांसीसी आते हैं, और फ्रांसीसी सबसे बाद में जाते हैं। तो खत्म करो, सॉरी फ्रांसीसी आते हैं, सबसे अंत में कौन आता है? फ्रांसीसी आते हैं, और सबसे बाद में जाता कौन है? पुर्तगाली। तो 47 नंबर का शी है। ठीक है, अगला, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ पर स्थापित किए? तो कह रहे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपयुक्त सभी। तो दिए गए ऑप्शन में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो डचों ने इन सभी जगहों पर अपनी क्या किया था? फैक्ट्री, अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। 48 नंबर के बाद 49 नंबर पर चलते हैं। 49 नंबर देखो क्या है, निम्न पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि मृदा के स्वस्थ तथा उपज गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अब कह रहे उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन है? देखो चलती फिरती तोपों का प्रयोग सबसे पहले किसने करा? तो सर जब मुगल आ रहे थे उन्होंने किया। मृदा के स्वरूप में तथा उपज के गुणों के आधार पर शेरशाह सूरी, ये भी गलत। तंबाकू तथा लाल मिर्च, ये भी ब्रिटिशर्स नहीं करते हैं, तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं, ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं। और ये जो तंबाकू और लाल मिर्च है ये पुर्तगालियों की देन है। ये किसकी देन है? ये भारत को पुर्तगालियों ने दिया था, पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाली लोग इसको लेकर भारत आते हैं। ठीक है, और 50 नंबर की तरफ चलते हैं। 50 नंबर का देखो, कह रहे कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? क्या कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। वॉरेन हेस्टिंग, जीबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव और हेनरी
रुडांस, तो हम कहेंगे जीबी मैकाले साहब का ये स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? जीबी मैकाले साहब का ये स्टेटमेंट है कि भैया कंपनी एक असंगत ही है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। 51 नंबर की बातचीत करते हैं। एक्सला सापिल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या कौन कौन से कथन सही? कह रहे प्रथम कर्नाटक युद्ध तो 1746 से 48 में होता है, और इसी के उपरांत एक्सला सापिल की संधि होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी सही। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। और अगली बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, और ये आपका होमवर्क है। तो अगर सेशन आप सभी प्यारे साथियों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप सभी साथी हमारा क्या कर सकते हैं? सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने समस्त दोस्तों तक इसको ज्वाइन करने के लिए, इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और ये आपका आज का सेशन था। आज के सेशन में हमने लेखपाल के सेशन को टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के रूप में शुरू किया है। ये ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। तो आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, बहुत बहुत आभार सभी साथियों का।